गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इसके पहले हम लोग आपका जो वॉल्यूम सेकेंड है, वॉल्यूम सेकेंड के 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक, स्टार्टिंग के 7, 8, 9 जो 3 चैप्टर है वो पढ़ चुके हैं। आज हम फर्स्ट वॉल्यूम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए पहला चैप्टर हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। रिलेशन एंड फंक्शन से आप परिचित होंगे, आप इंट्रोड्यूस हो गए होंगे क्लास 11th में। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्लास 11th में आपने क्या चीजें पढ़ी थी और रिलेशन और फंक्शन में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेट क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, अगर सबसे पहले हम बात करें कि सेट क्या है, ठीक, सेट क्या है। अच्छा, इसके बाद आपको फेयर कॉपी एक हम सेंड कर देंगे, आप अपना नोट्स बना सकते हैं, आप चीजों को सुनते रहें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा थियरी वाली पार्ट ज्यादा है, आपको थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा मिलेगा, चीजों को लिखने से ज्यादा आपको समझना ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए। तो सेट जिसे आप कहते हैं समुच्चय। तो समुच्चय क्या होता है? एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो। ये चीजें आपको पता है। अच्छा, सुपरिभाषित का मतलब है पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। ठीक, आप कुछ दूसरी कह रहे हैं, दूसरा कुछ दूसरा कह रहा है, ठीक, तो वेरी ना करे। तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। जैसे डे नेम ऑफ द वीक, सप्ताह के दिनों के नाम, ठीक है ना। वावेल्स, ठीक, तो ए ई आई ओ यू, अगर आप वावेल्स यहाँ पर ए ई आई ओ यू बताएंगे तो अमेरिकन कंट्री में जाएंगे तो वहां पे भी तो ए ई आई ओ यू होगा। इसका मतलब ये एक ऐसा कलेक्शन है, ठीक, कलेक्शन ऑफ जो वावेल्स है वह पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। तो कोई कलेक्शन जब पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता तब उसे हम कहते हैं वेल डिफाइन है, सुपरिभाषित है। चीजें आपको समझ आज गई होंगी। अच्छा, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे कैपिटल ए इक्वल टू हम लिखे इसमें 1 2 3, इसमें हमने लिखा 1 2 3। तो 1 2 3 को हम कहते हैं ये समुच्चय के क्या है? अवयव है, एलिमेंट्स हैं। ठीक, और इसको हमेशा करली ब्रेसेस में या मझले कोष्टक में लिखा जाता है। ठीक, समुच्चय के अवयव किसमें लिखा जाता है? करली ब्रेसेस में लिखा जाता है। अच्छा, समुच्चय को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके अवयव को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और क्या सेट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं, ठीक, वो देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, सेट में अगर यहाँ पर सेट बी इक्वल टू अगर यहाँ पर लिखा है 2 3 1, तो अगर आपसे हम कहें कि बताइए सेट ए और सेट बी के आपस में इक्वल हैं, तो ऑब्वियस इक्वल हैं। तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि इनके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है। ठीक, 1 2 3 आपने लिखा है, 2 3 1 लिखा है, तो इसके कहने का मतलब है सेट में एलिमेंट्स को लिखने का कोई वे नहीं होता। एलिमेंट्स को आप जैसे मन करे तैसे लिख सकते हैं। ठीक, उनका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये चीजें हो गई। उसके बाद जो समुच्चय है, अब समुच्चय को दिखाने के लिए, ठीक, समुच्चय को निरूपित करने के लिए, सेट को निरूपित करने के लिए 2 विधियां होती है। दोनों विधियां जो है, दोनों विधियों से आप रूबरू होंगे। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं। जो पहली विधि है यहाँ पर रोस्टर विधि। ठीक, रोस्टर, ठीक है ना, रोस्टर विधि, रोस्टर मेथड। तो देखिए रोस्टर मेथड में क्या होता है? रोस्टर मेथड में क्या होता है कि जो कोई भी अगर सेट हमारे पास है, उनके एलिमेंट्स को अर्धविराम से सेपरेट करके लिख दिया जाता है। तो अर्धविराम से, जैसे यही पे हमने लिखा था 1 2 3, तो अगर ऐसे आपने सेट को रिप्रेजेंट किया तो इसको हम कहते हैं रोस्टर रूप। ये कौन सा इसका रूप है? रोस्टर रूप। अच्छा, इसके बाद देखते हैं दूसरा क्या होता है? समुच्चय को लिखने की, निरूपित करने की दूसरी जो विधि होती है उसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण विधि। अच्छा, समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है? समुच्चय निर्माण विधि ये होती है कि जब भी आप कोई सेट लिखें तो यहाँ पर वेरिएबल पहले डिसाइड करें कि वेरिएबल क्या है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कोलन लगाया जाता है, इसको हम लोग कोलन कहते हैं। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पर इस समुच्चय के गुणधर्म के बारे में बताया जाता है कि यक्स आखिर आपका क्या है। फिर सुनिए, समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर यक्स, फिर यहाँ पे कोलन, उसके बाद समुच्चय की जो गुणधर्म है, समुच्चय का जो गुणधर्म है यहाँ पर स्टेटमेंट एक कथन के रूप में लिख दिया जाता है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। जैसे हम यहाँ पे लिखे ए इक्वल टू यक्स कोलन, और यहाँ पे लिखा यक्स इक्वल टू हमने 2n, और यहाँ पर n
का वैल्यू हमने डिसाइड किया कि n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू 4, लेस आर इक्वल टू 4, तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, तो x कोलन, कोलन का मतलब क्या होता है, कोलन का मतलब होता है सच दैट, कोलन का मतलब क्या होता है सच दैट, ठीक। तो x सच दैट मतलब x इस तरीके, सच दैट का मतलब होता है इस तरीके से है, x इस तरीके से है कि x बराबर क्या है 2n है और n का वैल्यू 1 to 4 वेरी कर रहा है, ठीक। n का वैल्यू 1 to 4 वैल्यू वेरी कर रहा है और यहाँ पर n बिलोंग्स टू क्या है कैपिटल N। कैपिटल N कभी भी लिखा हो उसका मतलब क्या होता है नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो n बिलोंग्स टू क्या हो गया कैपिटल N, इसका मतलब n का वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है। तो अब यहाँ पर अगर इसको हम रोस्टर में लिखना चाहें तो बताइए n का वैल्यू पहले 1 रखिए, तो x का वैल्यू कितना आएगा 2, ठीक। तो पहला एलिमेंट हमको क्या मिल गया 2, अच्छा 2 दूना कितना 4, 2 3 कितना 6 और 2 चौका कितना 8। तो देखिए ये रोस्टर में हो गया, ये इसका क्या है सेट बिल्डर है। मतलब हम सेट को या तो रोस्टर में लिखें या तो सेट बिल्डर में लिखें। तो क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग जब सेट आपको रिप्रेजेंट करके दिया जाएगा तो हो सकता है वो सेट बिल्डर में दिया जाए, समुच्चय निर्माण विधि में दिया जाए, या में भी हो सकता है रोस्टर में दिया जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट होता क्या है, ठीक, ये सारी चीजें। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो कार्तीय गुणन की बात करते हैं कि कार्तीय गुणन आखिर होता क्या है और कार्तीय गुणन पर हम आगे कैसे परफॉर्म करेंगे। अब देखिए ध्यान से, कार्तीय गुणन की चर्चा करें तो कार्तीय गुणन में क्या होता है, जैसे एक सेट ए हमारे पास है, मान लीजिए सेट ए में हमारे पास 1 2 है, ठीक है, और सेट बी है यहाँ पे हमारे पास है, इसमें ए बी सी है, ए बी सी है। तो हमको चाहिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, दो सेट के मल्टीप्लीकेशन को ही हम कहते हैं कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो देखिए ए क्रॉस बी हम कर रहे हैं तो ए का वैल्यू कितना है 1 2, ए का वैल्यू कितना है 1 2 इंटू, और बी का वैल्यू कितना है ए बी सी, ठीक, ए बी सी। तो ए क्रॉस बी जब करेंगे तो देखिए ए क्रॉस बी जब करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 1 का मैपिंग इसे कहा जाता है, 1 का मैपिंग किससे होगा ए से, तो हम क्या लिखेंगे 1 कामा ए, 1 कामा 1 का किससे बी से, 1 कामा बी, फिर आगे किससे 1 कामा सी, तो 1 कामा सी हो गया। अच्छा 2 कामा, फिर अगला 2 से होगा 2 कामा ए, फिर अगला क्या होगा 2 कामा बी, फिर अगला क्या होगा 2 कामा सी, 2 कामा सी। तो देखिए ध्यान से, अब यह टोटल, अब बताइए यह एक क्रमिक युग्म है, यह एक क्रमिक युग्म है, ए भी क्रमिक युग्म है, एक भी क्रमिक युग्म है, ए भी क्रमिक युग्म है, एक भी क्रमिक युग्म है। तो ए क्रॉस बी हमको ए मिल गया, ए क्रॉस बी हमको टोटल ए मिल गया। अच्छा ए क्रॉस बी में टोटल ए एलिमेंट्स आ गए। अगर आपसे पूछे बताइए ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट्स है, देखिए ध्यान से, यह टोटल एक क्रमिक युग्म है। तो कामा सेपरेटर जो होता है बताइए रोस्टर रूफ है, तो एक कामा जो सेपरेटर इस अवयव को अलग कर रहा है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब कार्तीय गुणन करने पर हमको कितने एलिमेंट्स मिले 6 मिले। अच्छा कार्तीय गुणन करने पर अगर हमको 6 एलिमेंट्स मिले तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द, एन का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो देखिए ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये ए में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मान लेते हैं m है, और यहाँ मान लेते हैं p है, और b में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे p और यहाँ पे q। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो देखिए 2 3 6 बताइए 6 आए कि नहीं। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और b की बात करें तो ये कितना होता है p q के बराबर होता है, किसके बराबर होता है p इंटू q के बराबर होता है। तो आपको कार्तीय गुणन भी याद आ गया होगा, क्लास 11th में आप पढ़े थे। तो ये होता है कार्तीय गुणन, ठीक। अब कार्तीय गुणन के बाद हम बात करते हैं कि कार्तीय गुणन में आपने देख लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो हमारे इस चैप्टर में कुछ टर्म्स यूज होंगे, जैसे अगर हमने कहीं पर कैपिटल एन लिखा, कैपिटल एन लिखा, तो कैपिटल एन अगर हमने लिखा तो कैपिटल एन का मतलब क्या आप समझेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अच्छा अगर हम कहीं कैपिटल जेड लिख दें, कहीं क्या लिख दें कैपिटल जेड, कैपिटल जेड अगर लिख दिया हमने तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक आपके होते हैं जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा, तो ये सब क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं। अच्छा उसके बाद अगर हम कैपिटल आर कहीं पे लिख दे कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का मतलब क्या होता है रियल नंबर, कैपिटल आर का मतलब क्या होता है रियल नंबर। मतलब एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस जितनी भी वैल्यू होती हैं सभी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं रियल वैल्यू, ठीक है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो इस चैप्टर में कहीं पर भी कैपिटल आर लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, रियल वैल्यू होता है। अच्छा कैपिटल आर और कहीं पर लिखेगा जिसका मतलब एक रिलेशन से भी होता है, संबंध से भी होता है, ठीक। तो आप मेंशन रहेगा कि कैपिटल आर का मतलब यहाँ पर रियल वैल्यू है कि कैपिटल आर का मतलब रिलेशन है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि रिलेशन अब क्या होता है, ठीक। अब आ जाते हैं टॉपिक हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जिसे हम संबंध कहते हैं, ठीक।
तो रिलेशन संबंध क्या होता है वो चीजें देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है रिलेशन संबंध, कि रिलेशन या संबंध क्या होता है। तो रिलेशन के बारे में चर्चा करें तो देखिए सबसे पहले रिलेशन क्या है ये चीजें पढ़ लेते हैं हम। तो रिलेशन जो होता है, जो रिलेशन होता है वह कार्तीय गुणन का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। हमने क्या बताया, हमने कहा कि जो रिलेशन संबंध होता है वो कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है, इसका मतलब कार्तीय गुणन में जितने क्रमिक युग्म है अगर उसमें से कुछ क्रमिक युग्म निकाल के अगर हम रख लें तो वो क्या फ्रेम हो जाता है, एक रिलेशन फ्रेम हो जाती है। ठीक, तो ये मोटा मोटा डेफिनेशन हो गया रिलेशन का कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्तीय गुणन। ठीक, रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय है। कार्तीय गुणन का एक क्या है, उप समुच्चय है। अब ध्यान देखिए, तो आपको रिलेशन के बारे में पता चल गया कि रिलेशन क्या है। ठीक, कार्तीय गुणन। जैसे यहाँ पर अगर ए क्रॉस बी हमने अभी किया था, ए क्रॉस बी मान लीजिए 1 कामा ए आया था, फिर 1 कामा बी आया था, फिर 1 कामा क्या आया था, 1 कामा सी आया था, ऐसे 2 कामा ए आया था और ऐसे ही 2 कामा आपका सी आया था इन द लास्ट। तो अगर हमको एक रिलेशन बनाना है तो अगर हम 1 कामा ए लिख दें और यहाँ पर 1 कामा बी लिख दें तो देखिए अब ये जो बना ये क्या है, रिलेशन है। क्योंकि रिलेशन जो होता है वो कार्तीय गुणन का ही सबसेट होता है। तो देखिए इन्हीं में से दोनों क्रमिक युग्म तो आए हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों में से तो एक क्रमिक युग्म आए हैं, तो इसलिए कहा जाएगा ये हमारा क्या है, रिलेशन है। ठीक, अब आगे चलिए। आप देखिए ध्यान से, जो मेन डिस्कशन है इस चैप्टर का, मेन डिस्कशन जिससे आप एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज आपका 1.1 है, 1.1 के क्वेश्चन को अगर उड़ाना है तो उसके लिए अब यहां पर स्टार्ट होता है संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार। ठीक, तो यहीं पर आपको फोकस करना है, संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। यहीं से मेन मुद्दा वो यहां से उठता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो चलिए टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो देखिए ध्यान से, रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला आपका होता है, पहला जो रिलेशन है, पहला रिलेशन है यहाँ पर रिक्त संबंध। क्या है आपका, रिक्त संबंध, रिक्त संबंध, रिक्त संबंध, रिक्त संबंध या एम्प्टी रिलेशन। ठीक, या वाइड रिलेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन। तो अब देखते हैं एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, एम्प्टी रिलेशन का मतलब ये है कि जब मान लीजिए आपके पास कोई समुच्चय ए है, ठीक, और समुच्चय ए पर ही आपने एक रास ए किया, एक रास ए किया, तो यहाँ पे बहुत सारे कार्तीय गुण क्रमिक युग्म मिलेंगे। ठीक, समुच्चय ए पर परिभाषित समुच्चय ए पर ही कोई डिफाइन कर रहा है, ठीक, कार्तीय गुणन, और यहाँ पर एक राशि करने पर मान लीजिए यहाँ पे आपको ऑर्डर पेयर मिल गए, क्रमिक युग्म मिल गए। और जब आपने कैपिटल आर रिलेशन बनाया तो इसमें कोई अवयव आया ही नहीं। जब इसमें कोई अवयव ही नहीं आया तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। ऐसे अवयव को हम क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। अच्छा, आपको पता है कि किसी भी समुच्चय का जो रिक्त समुच्चय होता है वो सबसेट होता है। तो बताइए आर इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा। या तो ऐसे लिखा जाए, तो ऐसे लिखा जाए, इसका मतलब फाइव हो गया। ठीक, फाइव, या ऐसे लिखा जाए तो इसका मतलब भी रिक्त समुच्चय, अगर फाइव लिखा जाए तो फाइव सिंबल ही होता है रिक्त समुच्चय का। तो यहाँ पे रिक्त संबंध हो गया। इसका मतलब फाइव इज द सबसेट ऑफ क्या होगा, एक रास ए होगा, एक रास ए होगा। बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है ना, ये चीजें हो गई। तो रिक्त संबंध तो बताना बहुत आसान है, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला देखते हैं। अगला हमारा रिलेशन है सार्वत्रिक संबंध, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या है, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, यूनिवर्सल रिलेशन। तो सार्वत्रिक संबंध या यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है वो देखते हैं। तो देखिए यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या है। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ये है कि समुच्चय ए पर ही आपने जब ए समुच्चय ए पर ही अगर आप कोई रिलेशन बना रहे हैं, तो आपने जब एक रास ए किया, एक रास ए किया, तो मान लीजिए एक रास ए में यहाँ पर बहुत सारे क्रमिक युग्म मिल गए। अब जितने क्रमिक युग्म मिले हैं, जितने क्रमिक युग्म यहाँ पर मिले हैं, अगर रिलेशन का जो वैल्यू है, रिलेशन का जो वैल्यू है वह टोटली एक रास ए के बराबर हो जाए, जो रिलेशन का वैल्यू है किसके बराबर हो जाए, टोटली एक रास ए के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे ये हमारा जो रिलेशन है सार्वत्रिक संबंध है। कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है, सार्वत्रिक रिलेशन है। मतलब एक राशि ए में जितने भी क्रमिक युग्म होंगे, अगर वही क्रमिक युग्म अगर किसी रिलेशन में हमको मिल गया, टोटल मिल गया, तब हम कहेंगे वह हमारा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। वो हमारा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। जैसे अगर आप समझना चाहें तो अगर सेट ए में मान लीजिए हमने 1 2 लिया, ठीक, 1 2 लिया, और सेट बी में मान लीजिए हमने 1 2 3 ले लिया, इस तरीके से। तो बताइए सेट एक ही सेट लेते हैं। तो देखिए सेट ए, एक राशि ए हमारा क्या होगा, एक राशि हमारा होगा
एक राशि होगा 1 का मैपिंग, अब बताइए 1 2 है तो 1 का मैपिंग 1 2, तो 1 का 1 से होगा तो 1 1 हो जाएगा। अच्छा 1 का फिर 2 से होगा तो 1 का 2 हो जाएगा। फिर आगे बताइए 2 का 1 से होगा तो 2 का 1 हो जाएगा, फिर 2 का 2 से 2 का 2 हो जाएगा। तो एक राशि हमको ये टोटल मिल गया। अच्छा कैपिटल आर बराबर भी अगर हमारे पास यही टोटल हो, मतलब 1 का 1 हो, ठीक 1 का 2 हो और 2 का 1 हो और 2 का 2 हो, ठीक, तो इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सार्वत्रिक रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन का सीधा सीधा मतलब है कि एक ऐसा रिलेशन जो टोटली कार्तीय गुणन को ही कंज्यूम कर ले, कार्तीय गुणन को ही डाइजेस्ट कर जाए, कार्तीय गुणन ही अपने पास रख ले, तब हम उसे कहते हैं हमारा कैसा रिलेशन है, सार्वत्रिक संबंध। अच्छा रिक्त संबंध भी आसान था, ठीक, अगर कुछ भी कोई अब क्रमिक युग्म नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब रिक्त है, ठीक। अच्छा सार्वत्रिक भी आसान है। अब इसके बाद आते हैं